नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कोरोना संकट और कमजोर ग्रोथ रेट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। सीआईआई के 125 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने बधाई दी और संबोधन किया और कहा कि 125 साल किसी संगठन को चलाना बड़ी बात है। पीएम मोदी ने अर्थ मंत्र देते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिभा और तकनीक पर भरोसा है। भारत जल्द अपने विकास पर वापस आएगा। विकास दर वापस आने की शुरुआत हो चुकी है। भारत से सही समय पर सही कदम उठाया। कोरोना के बीच अर्थव्यवस्था मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। आत्मनिर्भर भारत पर चल रहा मंथन 74 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया। पीएम ने कहा कि भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। एमएसएमई को मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियंस लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से एमएसएमई की शिकायतों को सुलझाया जाएगा और कामकाज में सहूलियत मिलेगी। भारत के नाम से इंडिया हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई टल गई। एक देश एक नाम की मांग की जा रही है। अब ये सुनवाई कल होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। कल सुरक्षा बलों ने राजौरी सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि एलएसी पर तनातनी के स्वभाव को कोई सार्वभौमिक राष्ट्र हल्के में नहीं ले सकता है, लेकिन चीन के साथ हम डिप्लोमेटिक तरीके से मामले को सुलझाना चाहते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि कश्मीर के हालात एकदम ठीक हैं। आतंकवाद के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। शाह बोले कि अब कश्मीर की जनता भी समझती है कि मोदी सरकार के फैसले उनके हित में हैं। गृह मंत्री सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों के बीच एक भ्रांति पैदा की गई है कि सीएए से लोगों की नागरिकता जाने वाली है। उन्होंने कहा कि सीएए में एक भी प्रोविजन नहीं है जिससे किसी की नागरिकता जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की जनता कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सभी राज्य सरकारों ने भी इस लड़ाई में केंद्र सरकार का साथ दिया, जिससे पूरी दुनिया की तुलना में हमने कोरोना को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। महाराष्ट्र और गुजरात में 3 जून को संभावित चक्रवात निसर्ग की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमए, एनडीआरएफ, आईएमडी और भारतीय तटरक्षक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात निसर्ग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तूफान कल सुबह तक मुंबई पहुंच सकता है। ऐसे में समुद्र के पास के इलाके को खाली करवाया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवात का रूप ले सकता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 जून की शाम को चक्रवाती तूफान निसर्ग अगले 24 घंटों में विकराल रूप ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात को पार कर जाएगा, जिससे भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में गोवा से 300 किलोमीटर दूर है। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस जलाश्व श्रीलंका में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसे 685 भारतीयों को लेकर स्वदेश रवाना हो गया। जहाज में सवार 685 यात्रियों में से 125 महिलाएं और 7 बच्चे भी हैं। डीजीसीए ने मिशन वंदे भारत के तहत आने वाली फ्लाइट्स को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विमान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अब बीच वाली सीट छोड़कर यात्रियों की सीटिंग करवाई जाएगी। फिलहाल नया आदेश 3 जून से लागू होगा। राज्य सरकार ने राजगढ़ थाने के सीआई विष्णु दत्त विश्नोई सुसाइड मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। सीएम गहलोत ने सीबीआई सहित किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राजस्थान सरकार की पहल पर दूरदर्शन ने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का आगाज किया है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को घर बैठे शिक्षण सामग्री का प्रसारण किया जाने लगा है। पहली बार टीवी के जरिए पढ़ाई करके बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने योजना बनाकर होटल में काम कर रहे कुछ लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर में एक दुकान की 3री मंजिल पर भीषण आग लग गई। घटना जोटवाड़ा इलाके के निवारू रोड की है। घटना की जानकारी के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अधिक समय से बंद प्रदेश के सैकड़ों पर्यटक स्थल आज से फिर खुल गए। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा। राजधानी जयपुर के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज
साइट आमिर महल में पर्यटकों को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। महल परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया। 2 महीने बाद गुलजार हुए पर्यटक स्थलों पर लोक कलाकारों की कालबेलिया और चरी नृत्य का आयोजन किया जा रहा है और शहनाई और नगाड़ों का भी वादन किया जा रहा है। कोरोना के चलते पर्यटन इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। लॉकडाउन के तहत पर्यटन स्थलों और स्मारकों को भी बंद कर दिया गया था। करीब 70 दिन बंद रहने के बाद आज से पर्यटन स्थलों को खोला गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9000 से ऊपर हो गई है। वहीं अब तक 201 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 5500 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी में पॉजिटिव का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 36 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2027 हो गई। प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर सबसे ज्यादा 67.26% है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। कोटा में कोरोना की जांच का दायरा भी बढ़ने लगा है। जांच के लिए 1388 मरीजों के सैंपल लिए गए। वहीं 11 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही आंकड़ा 476 तक पहुंच गया है। करौली में मुंबई से लौटे प्रवासी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मजदूरों को लेकर अधिक सावधानी बरतने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर के वजीरपुर कस्बे का युवक गुड़गांव में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे सवाई माधोपुर चिकित्सा महकमे में भी हड़कंप मच गया। 7 राज्यों की राज्यसभा की 18 सीटों के लिए अब 19 जून को मतदान होगा। राज्यसभा की इन 18 सीटों के लिए पहले चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख को टाल दिया था। मरुधरा की 3 सीटों के लिए भी 19 जून को वोटिंग होगी। 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओंकार लखावत मैदान में हैं। लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदी हटने के बाद नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बाड़मेर और भरतपुर को छोड़कर बाकी 31 जिलों में 129 नगरीय निकायों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश हुआ। रिश्वत की रकम का बंटवारे का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। वहीं 6 कर्मचारी भी संदेह के घेरे में हैं। डीजीसीए ने मिशन वंदे भारत के तहत आने वाली फ्लाइट्स को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। विमान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बीच वाली सीट छोड़कर यात्रियों की सीटिंग करवाई जाएगी। जयपुर में रक्षा जीवन सोसाइटी और SCL फाउंडेशन ने महिला श्रमिकों और घर में काम करने वाली महिलाओं को खाद्य सामग्री और मास्क का वितरण किया। अध्यक्ष राखी शुक्ला लगातार कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद में जुटी हुई हैं। करौली में चाइल्ड लाइन और बोध ग्राम संस्था की ओर से पुलिस सुरक्षा के लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर और PPE किट भेंट की गए। अजमेर रामगंज पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 30,000 की नकदी सहित शराब, बियर की बोतलें और वाहन जब्त किए गए। जानकारी के मुताबिक पूर्व पार्षद और DCC की महासचिव रश्मि हिंगोरानी के अजयनगर स्थित मकान पर कल पुलिस ने छापा मारा, जिस पर वहां रश्मि हिंगोरानी का पति महेश हिंगोरानी सहित उसके 6 साथी ताश से जुआ खेल रहे थे। श्रीगंगानगर SP कार्यालय में तैनात CI रणवीर ने SP के PRI राजेश बंसल पर ठगी का बड़ा आरोप लगाया। CI के मुताबिक 2010 में हनुमानगढ़ के तत्कालीन SP बाबूलाल वर्मा के PA रहे राजेश बंसल ने SP की धौंस दिखाकर एक गलत कंपनी में बीमा करवाने को मजबूर किया। सालाना 35,000 रुपये प्रीमियम जमा करने के नाम पर ये पैसा लेता रहा। बाद में बीमा कंपनी बंद हो गई और CI सहित 50 पुलिसकर्मियों से राजेश बंसल ने लाखों रुपए की ठगी की। अब CI रणवीर बेनीवाल ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। सवाई माधोपुर के पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या की कोशिश की। जानकारी के बाद माउंट टाउन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला कांस्टेबल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। सीकर के नांगल गांव में युवती को जलाकर मारने के मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में मृतका सुनीता की बेवफाई को हत्या की वजह बताया है। उदयपुर के केजड़ तालाब से मछली पकड़ने की बात पर 2 गुटों के युवकों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि नौबत चाकूबाजी तक आ गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने योजना बनाकर होटल में काम कर रहे कुछ लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। बाड़मेर पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक मिनी ट्रक से करीब 3 क्विंटल 10 किलो
अवैध डोडा पोस्त बरामद किया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने महिला और उसकी बेटी के साथ घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक में कर्फ्यू की पालना के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपियों को जमानत मिल गई है। आरोपी ने थाने पर जेल में यातनाएं देने का आरोप लगाया है। 12 आरोपियों ने एएसपी को परिवार सौंपा है। अजमेर के कबाड़ी बाजार में बंद दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। चोर की तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद दुकान मालिक ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। अलवर शहर का रावली विहार थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोप में एक चोर को गिरफ्तार किया। वहीं गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। अलवर की किशनगढ़ प्राचीन मंदिर की मूर्तियां तोड़ने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने प्रेमिका के धोखे से आहत होकर गुस्सा भगवान की मूर्तियों पर उतारा था। जोधपुर के सदर बाजार में काम करने के दौरान एक मजदूर अचानक जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना पर चिकित्सा विभाग की टीम ने मजदूर के कोरोना से संबंधित सैंपल लिए। कोटा में गंगा दशमी मनाई गई। चंबल नदी की महाआरती की गई और चुनरी उड़ाई। सोशल डिस्टेंस के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मां चंबल नदी को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया। कोटा में टिड्डियों का आतंक जारी है। मध्य प्रदेश से टिड्डियां रामगंज मंडी कस्बे और जुलमी वन क्षेत्र में पहुंच गई। वहीं टिड्डी दल के वापस जिले में आने से क्षेत्र के किसान फसल की सुरक्षा को लेकर खासी चिंतित हैं। दौसा में टिड्डी दल के आतंक को देखते हुए कृषि विभाग ने टिड्डी नियंत्रण कंट्रोल रूम का निर्माण किया है। इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी ड्यूटी करेंगे। कृषि विभाग ने किसानों के लिए कंट्रोल रूम के बेसिक नंबर और मोबाइल नंबर भी जारी किए, जिनके माध्यम से कोई भी किसान, कृषक मित्र या जनप्रतिनिधि क्षेत्र में टिड्डियों के मूवमेंट और टिड्डियों के पड़ाव के बारे में कृषि विभाग को जानकारी दे सकता है। राजस्थान में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अच्छी खबर दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में इस साल मानसून सामान्य रहने के साथ साथ कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून की दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी करते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया है, अगले 4 दिन भी बारिश का दौर जारी रहेगा। कोटा में एक मकान के अंदर कोबरा सांप मिला। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 5 फीट लंबे कोबरा सांप को पकड़ा गया। कोटा थर्मल सुपर पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कंट्रोल रूम के पैनल के नीचे 4 फीट लंबा कोबरा निकल आया। देखने में बिल्कुल काला और फन निकाले कोबरा लगातार फुंफकारने लगा, जिसके बाद कंट्रोल रूम में तैनात सभी कर्मचारी बाहर निकल गए और तत्काल इसकी सूचना स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को दी गई। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को उसने अपने काबू में किया और उसे डिब्बे में बंद कर ले गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक 3,77,407 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,65,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,98,000 के पार चली गई है। वहीं अब तक 5,598 लोगों ने जान गंवाई है तो 95,527 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 97,000 के पार है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,361 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार हो गया है। वहीं 2,509 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। बीते 24 घंटे में 990 मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 20,834 तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने सोमवार शाम सीएनजी के दाम में प्रति किलो 1 रुपये बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। सीएनजी की नई दर आज से प्रभावी होगी। प्रति किलो गैस की दर 42 से 43 रुपये हुई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर को 7 दिन के लिए सील कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह अहम फैसला लेते हुए दिल्ली वालों को से इस बारे में राय मांगी है। दिल्ली वालों की राय पर आगे का फैसला होगा। राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों को खोलने को लेकर एक आदेश जारी किया गया। अब शराब की दुकानें हर रोज खोली जाएंगी। नए नियम के मुताबिक अगर दुकानें तय शर्तों को पूरा करती है तो उन्हें रोज खोलने की अनुमति मिल जाएगी। त्रिपुरा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 102 केस मिले हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 423 हो गई है। बिहार में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 3,945 हो गई है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना के महावीर कैंसर संस्थान के 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। 29 मई को 9 मरीजों का सैंपल भेजा गया था।
राजधानी भोपाल में धारा 144 में संशोधन का आदेश कलेक्टर ने जारी किए। दुकानों पर 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा शहर में चलने की अनुमति 7 जून को समीक्षा की जाएगी। पाकिस्तानी उच्चायोग के जिन 2 अफसरों को जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है उन्हें भारत से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। दोनों पाकिस्तानी अफसर पंजाब में अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान गए। पाकिस्तान के इन दोनों अफसरों को भारत ने पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया था। साथ ही दोनों को सोमवार तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। इस बारे में पाकिस्तान के उपराजदूत को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया गया था। अमेरिका में अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विद्रोह अधिनियम को लागू करने की धमकी दी। ये सदियों पुराना कानून है जो राष्ट्रपति को देश में हो रही घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए अमेरिकी सेना को भेजने का अधिकार देता है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई शहर या राज्य अपने निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने से इनकार करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को मैं तैनात करूंगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक और टर्म के लिए राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल सकते हैं। इसके लिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे। पुतिन ने इस संशोधन के लिए 1 जुलाई को राष्ट्रव्यापी मतदान करने का ऐलान किया है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।